हिंदुस्तान में इस वक्त महंगाई की बात हो रही है। कांग्रेस हल्ला बोल रैली कर रही है, आटा दाल के भाव गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। भारत की इकोनॉमी ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत का टारगेट जापान है, जर्मनी है और चीन है। मोदी ने टारगेट सेट कर लिया है, अगले 25 साल के अंदर भारत को टॉप 3 पर ले जाना है। लेकिन इसके लिए मोदी का प्लान क्या है, भारत उस टारगेट को कैसे अचीव करेगा, इस रिपोर्ट में आपको फुल पिक्चर मिलेगी। अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। मोदी का अगले 25 साल का टारगेट फिक्स हो गया है। 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, 2029 में जापान को हरा देना है, 2047 में चीन से ऊपर जाने का संकल्प ले लिया है। अगले 25 साल में भारत का सीधा कंपटीशन अमेरिका से होगा। पहले 27, फिर 29, फिर 47। अगले 25 साल में क्या कुछ करना है, कैसे करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। बस अब उसके लिए सटीक प्लानिंग करनी है, गोल सेट करना है और फिर उसे इंप्लीमेंट करना है। दुनिया के टॉप 3 देशों में भारत की पोजीशनिंग कैसी होगी, इसकी पहली झलक, पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इकोनॉमी का नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो चुका है। भारत अब ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी बन चुका है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 4 देश हैं जो भारत से आगे हैं: अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। यह बात उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कही है जो दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन पर नजर रखती है, उसे सपोर्ट करती है और जिसे हम IMF कहते हैं। IMF का प्रोजेक्शन कहता है कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। यानी जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, हम पर कई सालों तक राज किया, हमें जमकर लूटा, अब हम उनसे आगे हैं। टुडे वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आज हम विश्व के 5वें सबसे बड़े आर्थिक स्तंभ हैं, आर्थिक जगत है। हमने ब्रिटेन को भी परास्त किया है। आज ब्रिटेन 6ठे नंबर पे है तो भारतवर्ष आज 5वें नंबर पे है। भारत और ब्रिटेन की मौजूदा सिचुएशन क्या है, कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं जिससे आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमी के मामले में एक दशक पहले तक भारत की 11वीं रैंक थी और ब्रिटेन की रैंक थी 5वीं। लेकिन अब IMF के प्रोजेक्शन में भारत ब्रिटेन से ऊपर है। भारत की इकोनॉमी काफी डेवलप हुई है। पहली तिमाही में भारत की GDP 13.5% है, जबकि ब्रिटेन में सिर्फ 1% बढ़ी। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? क्या ब्रिटेन से आगे निकलने का मतलब यह हुआ कि भारत के लोग ब्रिटेन से ज्यादा अमीर हो गए? ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि भारत की आबादी ब्रिटेन से 20 गुना ज्यादा है, इसलिए भारत में प्रति व्यक्ति GDP ब्रिटेन से कम है। जिस परिस्थिति से पूरी दुनिया निकल रही है, आर्थिक मंदी हो दुनिया के अंदर, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, तेल की कीमतें हो, कोरोना काल जो पूरी दुनिया के सामने रहा, उसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पिछड़ गई हैं। और इस सब के बावजूद भारत की जो आर्थिक गति है वो बाकी सभी राष्ट्रों से तेज है। और ये बीजेपी के आंकड़े नहीं है, ये दुनिया की जो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उन सब के ये आंकड़े हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन इन दिनों बेतहाशा महंगाई से जूझ रहा है। वहां के लोगों को पिछले करीब 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अपोजिशन के लोग महंगाई की बात जमकर उठा रहे हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रैली कर रही है। और यह सच भी है कि कई चीजों के दाम बढ़े हैं, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया के कई देशों में जितनी महंगाई है उसकी तुलना में भारत में उतनी महंगाई नहीं है।
जो कंट्रोल कदम होता है, बहुत प्रभावी स्टेप हमने जो उठाए, इसलिए इन कंपैरिजन विद द वर्ल्ड हमारा स्थिति बहुत अच्छा है। और ये जो बातचीत कर रहे हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको गरीब का समस्या भी वो जानते नहीं। जब देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भारत की तारीफ कर रही हैं, तो राहुल गांधी पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, ये समझिए। राहुल गांधी ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दिल्ली में हल्ला बोल रैली की। उन्होंने लोगों को आटा दाल के भाव समझाए, पेट्रोल डीजल के दाम भी बता दिए, लेकिन जिस बात की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है उसका जिक्र तक नहीं किया। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। रामलीला मैदान में राहुल अपना एजेंडा सेट करके आए थे, इसीलिए उन्होंने वही बोला जिसकी उन्होंने तैयारी की थी। लेकिन बीजेपी वो आंकड़े लेकर सामने आई जिसकी चर्चा देश दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कर रहे हैं। राहुल ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया, संबित पात्रा से सुन लीजिए। अभी चंद दिनों पहले इस तिमाही का ग्रोथ रेट सामने आया है, जब पूरे विश्व में कोरोना पैंडेमिक को लेकर एक माहौल बना है। इकोनॉमी इज स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्रोथ रेट्स आर स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वी कैन प्राउडली स्टेट टुडे, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 13.5% आज भारत का ग्रोथ रेट है। ये नतीजे अभी आए हैं। Probably Rahul Gandhi is unaware of these results because anything that is good about India, Rahul dislikes it. भारत के विषय में कुछ भी अच्छा होता है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है। IMF ही नहीं, SBI की रिपोर्ट भी कह रही है कि भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, जल्द ही दुनिया के कई बड़े देशों को पीछे छोड़कर हम नंबर 3 की पोजीशन पर होंगे। SBI की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक भारत जर्मनी से आगे निकल जाएगा, जो फिलहाल भारत से आगे है, और 2029 में जापान को भी भारत पीछे छोड़ देगा। यानी भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगा, इसका अंदाजा लगाया जाने लगा है। SBI की रिपोर्ट कहती है कि 2014 में भारत की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी। 2029 तक भारत लंबी छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर पहुंच सकता है। जो प्रधानमंत्री ने 2047 के लिए अपनी कल्पना की अमृतकाल की, निश्चित रूप से विश्व के टॉप 2 इकोनॉमीज में हम लोग रहेंगे ही, और उस समय जितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था होगी उसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। इतना आगे हम जाएंगे। देश बदल रहा है और बदलते रहेगा। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, मार्केट के जानकार और एक्सपर्ट्स ये कहने लगे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका और चीन के बाद नंबर 3 पर होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे लेकर जो प्रोजेक्शन है वो 6 साल बाद का लगाया जा रहा है, यानी 2028 से 2030 के बीच भारत की पोजीशन में दुनिया में वहां होगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। This ranking, if you will, determines the relative power of countries. So the GDP of the country in US dollars, roughly, very roughly, according to my indices, which are more precise, measures the relative power of a country. So what it is telling you in the broader context, leaving aside the UK, the specific thing, is that India is moving up the power scale, and according to my earlier forecast, by 28 to 30 we will become the third largest.
दुनिया के तमाम देश इस वक्त रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां मंदी की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कह दिया कि देश में मंदी वाली कोई सिचुएशन नहीं है और ना ही नजर आ रही है। निर्मला सीतारमण ने जो कुछ कहा उसके पीछे उनके पास वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट का आधार है। There are economies which are at a high risk of recession. Some of them 85%, some of them 15-16%, and the report also very clearly says that India is not on the verge of a recession at all. बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? भारत की इकोनॉमी अगर मजबूत हुई है तो उसके पीछे की वजह क्या है, अब इसे भी समझ लेना चाहिए। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इसे लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी पिछले 1 साल में सबसे तेजी से डेवलप हुई है। इसकी वजह भी सरकार की वो पॉलिसी है जिसे लेकर विपक्ष ने तो खूब सवाल उठाए, लेकिन वो पॉलिसीज कारगर साबित हुई। बीते कुछ साल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव लिए गए, डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में भारत खुद सक्षम हुआ, कोरोना के बाद मार्केट ने तेजी से रफ्तार पकड़ी, भारत में एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। रशिया और यूक्रेन में क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी है। अमेरिका में 2 क्वार्टर से रिसेशन चल रहा है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े जा रहे हैं, उसके चलते अन्य देशों में भी इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद हमारे एक्सपोर्ट्स 5 महीनों में अप्रैल से लेकर अगस्त तक 192.6 बिलियन डॉलर रहे हैं। ये पिछले साल के मुकाबले में इसी पीरियड के साथ अगर देखें तो 17% अधिक है। इन हालातों में एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ऐसे कई आंकड़े हैं जो देश की तरक्की की तरफ इशारा करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आज भारत G20 देशों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे है। इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे पायदान पर खड़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट। यानी ये बात तो साफ है, जब दुनिया के कई देश परेशानी से जूझ रहे हैं तो भारत कई मायनों में आगे बढ़ रहा है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।